नमस्ते साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वो महत्वपूर्ण विषय जो है वो है सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। हम सभी जानते हैं कि 2005 में भारत सरकार द्वारा एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो था वो लाया गया था। और उस एक्ट का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारा जो शासन प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक जो पारदर्शी शासन प्रशासन हो। इसके लिए कुछ जो अधिनियम जो थे वो ये अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ नियम जो बनाए गए, उन नियमों में एक जन सूचना अधिकारी जो है उसके एंड पर एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो होने हैं। तो उसमें जन सूचना अधिकारी जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो उस जन सूचना अधिकारी जो है उसके क्या कर्तव्य हैं, उनको किन बातों का ध्यान जो है वो इस विषय में इन आवेदनों को डील करती बार ध्यान रखना चाहिए। इन विषयों के ऊपर आज हम चर्चा जो है वो करेंगे। उसके क्या कर्तव्य, इसको चर्चा करने से पहले हम जो है वो भारत सरकार द्वारा या हिमाचल सरकार द्वारा कुछ जो नियम बनाए गए हैं इसके अंतर्गत उनको जो है वो चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये अधिनियम जो है वो भारत सरकार द्वारा 15 जून 2005 को जो है वो लागू किया गया था। और उसके बाद प्रत्येक राज्य सरकार को उसके संदर्भ में जो थे कुछ नियम बनाने थे। तो हिमाचल सरकार द्वारा उस संदर्भ में 21 जनवरी 2006 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की जो अधिसूचना है उसके अनुसार कुछ नियम बनाए गए थे। अगर हम बात करें दोनों में अंतर की, तो दोनों में जो है वो कोई अंतर नहीं है। भारत सरकार का जो अधिनियम है उसके अनुसार ही हमें जो है इस नियमों की जो है वो अनुपालना जो है करनी है, उसके अनुसार ही सूचना देनी है। परंतु भारत सरकार के साथ साथ हिमाचल सरकार द्वारा उसमें जो कुछ अतिरिक्त उपनियम जोड़े गए हैं उनको ध्यान में रखकर भी हमें इस अधिनियम की अनुपालना जो है वो सुनिश्चित करनी है। अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस अधिनियम में जो कोई जोड़े गए नियम है या परिवर्तन जो किए गए हैं वो क्या है, तो उनको हम एक बार चर्चा करते हैं। तो उसमें एक नियम जो ये है जो कि हिमाचल सरकार द्वारा 21 जनवरी 2006 को जो ये नियम अधिसूचित किया गया था, उसमें ऐसा कहा गया कि आवेदनकर्ता जो है वो जब आवेदन करेगा तो उसमें प्रति विषय और प्रति वर्ष के लिए अलग अलग जो है आवेदन उसको करना होगा। केंद्र के जो अधिनियम उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हिमाचल सरकार का जो नियम है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए आवेदन करता है कि 10 वर्ष की सूचना वो मांगता है, 10 वर्ष सूचना में एक वो स्थापना के अंतर्गत मांगता है, स्थापना विषय की मांगता है, और एक सूचना वो जो है वो वहाँ पर बिल्डिंग से संदर्भ में मांगता है। तो उस संदर्भ में उसको जो है वो ऐसे 20 आवेदन जो है वो करने, मीन्स प्रति विषय प्रति वर्ष जो है उसको अलग अलग आवेदन करना। दूसरा, हिमाचल सरकार द्वारा गरीबी रेखा से जो नीचे आने वाले आवेदक हैं उनको शुल्क में जो है वो छूट दी गई कि उनके लिए आरटीआई में कोई भी शुल्क जो है वो नहीं रहेगा। इसकी जो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो अधिसूचना है 21 जनवरी, उसकी धारा 5(1) में ऐसा कहा गया है। तीसरा, हिमाचल सरकार में जो सहायक जन सूचना अधिकारी उनको जो है वो मिटा दिया गया। अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार में 22 अक्टूबर 2008 की जो नोटिफिकेशन है उनके अनुसार जो है वो सहायक जन सूचना अधिकारी जो है उसका दायित्व नहीं रहेगा। वो ऐसा कोई जो डेजिग्नेशन है वो नहीं रहेगी, जबकि केंद्र के नियमों में ऐसा है। चौथा, हिमाचल सरकार द्वारा ये परिवर्तन किया गया कि जब हम किसी व्यक्ति से जो है वो सूचना का शुल्क जब वसूलेंगे तो उसके साथ साथ जो डाक पोस्टेज चार्जेस है वो भी उससे वसूला जाएगा। ऐसा करके एक अधिसूचना जो थी सरकार द्वारा जो है वो 23 मई 2012 को लागू की गई। एक और अधिसूचना जो है वो सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा 2 मार्च 2022 को जो है वो नोटिफाई की गई है। हमारे ध्यान में होगा कि कई बार कोई आवेदक जो है वो
बड़े सारे कार्यालयों से संबंधित जो सूचना है वो एक हेड ऑफिस से मांगता है और हेड ऑफिस उसको जो था वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उस आवेदक को जो है वो आवेदन को स्थानांतरित करता है। तो उस विषय में भी हिमाचल सरकार द्वारा अब ये नियम बनाया गया है कि ऐसी कोई सूचना जो उसके पास नहीं है और विभिन्न कार्यालयों के अंतर्गत वो सूचना है तो उसमें वो केवल एक कार्यालय को जो है वो जो उससे निकट संबंधित है उसको वो इस आवेदन को स्थानांतरित करेगा और शेष के लिए जो है वो आवेदक को सूचित करेगा कि वो अपने आवेदन जो है विभिन्न जो उस सूचना के देने वाले कार्यालय उनको जो है वो आवेदन करे। ऐसा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया है। शुल्क के संदर्भ में बात करें तो बीपीएल परिवार को जो है वो शुल्क में बिल्कुल छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त आवेदन का जो शुल्क रहेगा जो बीपीएल की रेखा से ऊपर है जो इसके अंतर्गत नहीं उनके लिए 10 रुपये आवेदन शुल्क जो है वो रखा गया है। और साथ ही साथ जो सूचना जो रहेगी उसमें सूचना में A4 साइज़ का जो पृष्ठ रहेगा उसके प्रति पृष्ठ जो 2 रुपये रहेगा और उससे ऊपर की जो सूचना है उसका जो वास्तविक व्यय है वो रहेगा। एक इसमें अभी जो अधिनियम उसमें है कि जो आवेदक है वो किसी रिकॉर्ड का निरीक्षण भी कर सकता है। तो रिकॉर्ड के निरीक्षण में जो शुल्क रखा गया है वो प्रति आधा घंटा जो है 20 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ भी 9 जुलाई 2024 को हिमाचल सरकार द्वारा जो पुराना रिकॉर्ड है सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचनाएं दी है तो उनको नष्ट करने संबंधी उसको वीड आउट करने संबंधी भी एक अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। जब ये अधिनियम लागू हुआ था तो केंद्र सरकार द्वारा ये आग्रह किया गया तो कि प्रत्येक जो राज्य है वो अपने अंतर्गत विभागों में जो है वो जनप्रतिनिधियों की जन प्राधिकारियों की या जन सूचना अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति करेंगे। तो जन सूचना अधिकारी नियुक्ति होने के पश्चात इस अधिनियम को जो है वो ठीक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जन सूचना अधिकारी के इस संदर्भ में कर्तव्य क्या है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो जब भी कोई पीआई हो उसके पास कोई आवेदन जब आता है तो उसकी आवेदन की उसको ठीक प्रकार से जांच करनी चाहिए और जांच करती बार निम्नलिखित बातों का जो हो ध्यान रखा जाना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है तो एक तो उसको ये देखना है कि क्या आवेदन जो है वो भारतीय नागरिक द्वारा किया गया है, क्योंकि सूचना का अधिकार नियम ये कहता है कि आवेदक जो होगा वो एक नागरिक होगा। तो अगर वो किसी संस्था या समूह के द्वारा किया गया है तो उसको जो है वो पीआईओ द्वारा वापस किया जा सकता है। दूसरा, क्या आवेदन के साथ जो निर्धारित आवेदन शुल्क ₹10 है उसका संलग्न है क्या, अगर और दूसरा अगर वो बीपीएल आवेदक है तो क्या बीपीएल आवेदक का उसका जो प्रमाण पत्र है वो उसके साथ संलग्न है। ये पुष्टि उसको जो है वो उस आवेदन की जांच करती बार सुनिश्चित करनी चाहिए। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि क्या जो चाही गई सूचना है वो उसी के कार्यालय से संबंधित है या नहीं। जांच करने के पश्चात प्रत्येक जन सूचना अधिकारी को उसकी जो प्रविष्टि है आवेदन की, जैसा कि अधिनियम में कहा कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी अपने पास एक पंजिका जो है वो तैयार करेगा। तो उसी दिन जिस दिन आवेदन प्राप्त हो उसी दिन उसकी जो प्रविष्टि है वो उस पंजिका में की जानी चाहिए। ये सारी जो जांच है सुनिश्चित होने के बाद जो है उसको जो है जो जन सूचना अधिकारी है उसको और बातें जो उसमें सुनिश्चित करनी चाहिए कि अगर आवेदन जो है वो भारतीय नागरिक द्वारा नहीं किया गया है तो उस धारा के अंतर्गत उस आवेदन को वो निरस्त कर सकता है, आवेदन को वापस करना चाहिए। अगर आवेदन के साथ जो है वो निर्धारित शुल्क नहीं है या बीपीएल की स्थिति में आवेदक ने अपना प्रमाण पत्र बीपीएल का नहीं लगाया तो भी उसको वापस करना चाहिए। तीसरा, यदि चाही गई सूचना जो है या उसका कोई अंश किसी अन्य कार्यालय से संबंधित है तो उस मूल आवेदन को या उसके अंश को जो है वो उस कार्यालय को संबंधित जिससे संबंधित वो सूचना है उसको 5 दिन के अंदर जो है वो स्थानांतरित करना चाहिए और इसकी सूचना जो है वो आवेदक को
देनी चाहिए। उसके साथ जो आवेदन शुल्क आया स्थानांतरित, वो आवेदन शुल्क जो है वो उसी पीआईओ द्वारा रख लिया जाएगा और उसको सरकार का जो निर्देश है कि जिस वो हेड में वो जमा होना सरकारी कोष में, उसमें जो है वो जमा करवाया जाना चाहिए। अगर वो सूचना या आवेदन जो उसी कार्यालय से संबंधित है तो पीआईओ को सबसे पहले जो है वो उस आवेदन की सूचना तैयार करने हेतु उससे संबंधित जो सहायक है, ब्रांच है, उसको आवेदन की प्रति उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ब्रांच या सहायक द्वारा सूचना प्राप्त होने पर यदि वो उससे जब ब्रांच से पीआईओ को सूचना वो मिल जाती है तो अगर वो आवेदक हो तो शुल्क से छूट है उसको तो वो निःशुल्क प्रेषित की जानी चाहिए। अगर वो आवेदक जो है बीपीएल से ऊपर है तो उसके लिए जो है जो उससे रिक्वायर्ड जो फीस है उस हेतु जो है आवेदक को लिखा जाना चाहिए। शुल्क लिखने की दिनांक से लेकर शुल्क प्राप्त होने की दिनांक की जो अवधि होगी वो 30 दिन के अतिरिक्त होगी। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि किसी आवेदक ने आवेदन इसलिए दे कि वो अमुक वर्ष के अमुक संचिका का फाइल का जो है वो निरीक्षण करना चाहता है तो पीआईओ द्वारा उसको जो है वो एक निरीक्षण की दिनांक वो समय भी सूचित करना चाहिए। सूचना प्रदान करती बार जो है वो पीआईओ को कुछ और बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं वो, तो हम सभी जानते हैं कि सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम अवधि जो है वो 30 दिन है। ऐसा अधिनियम जो है केंद्र का वो उसकी धारा 7(1) कहती है। और जिस दिन वो आवेदन प्राप्त हुआ वो उस सूचना प्रदान करने का पहला दिन होगा। इस 30 दिन में जितने भी कार्य दिवस या कितनी भी अवकाश वाले दिवस है वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। सूचना तैयार करती बार हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नया रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट नहीं करना है। कई बार आवेदक द्वारा अपने आवेदन में एक फॉर्मेट जो है वो प्रेषित किया जाता है और वो आग्रह करता है कि मुझे जो सूचना है वो इस फॉर्मेट पर दी जाए, तो ऐसा अधिनियम में कहीं नहीं लिखा गया है कि हमने सूचना उसके फॉर्मेट के अनुसार प्रदान करनी है। हमारे पास उससे संबंधित जो सूचना है, जो पृष्ठ है पहले से अभिलेख है, उसकी छाया प्रतियाँ ही हमने उसको उपलब्ध जो है वो करवानी। सूचना प्रदान करती बार प्रत्येक पीआईओ को जो है जो जितनी भी सूचना के पृष्ठ हैं प्रत्येक पृष्ठ को क्रमांकित करना, उनके ऊपर सीरियल नंबर डालना और उसके ऊपर दिनांक सहित उनको हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है। जो शुल्क आया है उसको सरकारी कोष में जाना। एक अधिनियम की धारा 8 है, उसमें कुछ सूचनाओं को जो है वो दिए जाने से छूट भी है। जैसे कुछ विदेश नीति से संबंधित मामले हैं, कोई ऐसी सूचना जिसको कि न्यायालय द्वारा प्रकट करने से निषिद्ध किया गया है, ऐसी कुछ सूचनाएं जो है या जिनमें जो है वो कोई जनहित नहीं है, ऐसी कुछ सूचनाएं जो है उनको जन सूचना अधिकारी द्वारा जो है वो रोका जा सकता है। तो वो 8 की धाराएं क्या क्या है उसको हम अगले वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में या सूचना प्रदान करती बार पीआई को जो उसका जो अग्रेषण पत्र है उसमें ये दर्शाना चाहिए कि अगर आवेदक जो है उस सूचना से अगर संतुष्ट नहीं है या जिन कारणों से उसका आवेदन जो है वो निरस्त किया गया है, उसके बाद वो जो है वो जो उसकी हायर अथॉरिटी में जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी उसका नाम पता जो है वो उसमें दर्शाना चाहिए। एक हमने चर्चा की है कि सूचना प्रकट करने से छूट धारा 8 में ऐसा है। सूचना ना उपलब्ध करवाने की स्थिति में, गलत उपलब्ध करवाने की स्थिति में या 30 दिन की उपलब्ध करवाने की स्थिति में क्या जो है आवेदक जो है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। अगर वो उस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है विभाग का ही उच्च अधिकारी होगा। और वो जो सूचना है वो कब तक अपील कर सकता है, तो जिस दिन उसको वो निर्णय जो है पीआईओ का प्राप्त हुआ या 30 दिन बीत जाने के बाद अगर सूचना प्राप्त है तो उसके 30 दिन के अंदर जो है वो फर्स्ट अपीलेट के अथॉरिटी के पास अपनी अपील कर सकता है। अगर आवेदक जो है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय से भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए दूसरी अपील का भी प्रावधान है और वो अपील जो है वो सूचना आयोग के पास वो कर सकता है।
यहाँ पर सूचना के जो उसको मिली है या फर्स्ट अपील अथॉरिटी का जो निर्णय है उससे वो संतुष्ट है, तो वो जो अपील करने की अवधि जो रहेगी वो 90 दिन रहेगी। वो 90 दिन कहाँ से होंगे शुरू, तो 90 दिन जो जिस दिन फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने अपना जो निर्णय दिया है, इसमें जो भी निर्णय जो आया होगा सेकंड अपीलेट अथॉरिटी का, वो पीआईओ को मानना ही होगा। अगर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो है सूचना आयोग, उसको लगता है कि पीआईओ द्वारा जानबूझकर सूचना देने में विलंब किया गया है, जानबूझकर गलत सूचना दी गई है, तो उस स्थिति में आयोग को उस पीआईओ के ऊपर जो है अर्थदंड लगाने का भी अधिकार है। वो अर्थदंड जो है वो 250 रुपये प्रतिदिन हो सकता है और उसकी अधिकतम जो सीमा है वो 25,000 है। इसके साथ साथ जो है वो जो सूचना आयोग है वो उस पीआईओ का जो संबंधित जो अनुशासनात्मक जो अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो, उसको भी जो है वो उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए जो है वो उसकी अनुशंसा कर सकता है। तो ऐसा जो है वो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो है, जो उसकी सूचना आयोग, उसके पास ये शक्तियाँ जो है वो अतिरिक्त है, जो कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया कि पीआईओ जो है उसके पास अगर कोई सूचना के लिए आवेदन आता है तो उसको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। सूचना उसके कार्यालय से संबंधित है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको स्थानांतरित करना, उसको ट्रांसफ़र करना, शुल्क किस प्रकार से लेना, शुल्क को जमा करवाना, सूचना को देने से इनकार करना तो किस प्रकार से करना, और फर्स्ट अपील अथॉरिटी और 30 दिन के अंदर, ऐसी सारी बातों को हमने डिस्कस किया। आशा है आपको ये जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण लगी होगी। फिर भी इस विषय से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है वो भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। इससे संबंधित अन्य जो विषय हैं, जैसे कि हमने चर्चा किया कि धारा 8 के अंतर्गत कुछ विषयों को जो है वो सूचना दिए जाने से छूट है, तो उनको हम जो है वो अगली वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।